तो आज मेरे हाथ में भारत मौसम विज्ञान विभाग का 5 दिसंबर 2025 का बुलेटिन है। और सच कहूँ, इसे पढ़कर मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भारत को बीच में से दो हिस्सों में बांट दिया हो। एक हिस्सा डीप फ्रीजर में रख दिया हो और दूसरा हिस्सा मतलब शावर के नीचे खड़ा कर दिया है। तो आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि इस मौसम के दोहरे व्यक्तित्व के पीछे कौन से अपराधी हैं और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए एक एक करके सुरागों को देखते हैं। ये तुलना आपकी बिल्कुल बिल्कुल सटीक है। ये बुलेटिन सिर्फ तापमान और बारिश के आंकड़े नहीं हैं। ये एक ही समय पर भारत में चल रही दो बिल्कुल अलग हकीकतों की कहानी है। देखिए, एक तरफ पंजाब का आदमपुर है, जहां पारा 2.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो मैदानी इलाकों में सबसे कम है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र का अलीबाग है। हाँ, मैंने भी देखा। जहां तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। 36 डिग्री। जी। ये 34 डिग्री का फर्क एक ही देश में, एक ही दिन में। ये हमें साफ साफ बताता है कि इस वक्त हमारे ऊपर एक नहीं बल्कि कई ताकतवर मौसम प्रणालियां काम कर रही हैं। कमाल है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस हिस्से की बात करते हैं जो फ्रीजर में है, उत्तर भारत। बुलेटिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के लिए 6 और 7 दिसंबर को शीतलहर यानी कोल्ड वेव की सीधे सीधी चेतावनी दी गई है। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि दिसंबर में उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, लेकिन जब आईएमडी बाकायदा शीतलहर की चेतावनी जारी करता तो उसका एक खास मतलब होता है। ये सिर्फ ज्यादा ठंड नहीं है, इसके पीछे कुछ तकनीकी पैमाने होते हैं ना। बिल्कुल। शीतलहर एक तकनीकी शब्द है। इसका मतलब है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा, मतलब आप समझिए लगभग 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। इस बुलेटिन में ही अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में तापमान सामान्य से 3.1 से 5.0 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। अच्छा। ये गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। जब रात का तापमान इतना गिरता है तो पाला पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, जो सरसों, आलू और मटर जैसी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। हाँ, किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी आर्थिक चिंता का विषय बन जाता है। सही बात है। फसलों के लिए तो ये बहुत ही नाजुक समय होता है। और ये सिर्फ मैदानों की बात नहीं है, पहाड़ों पर भी मौसम बदल रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी का भी अनुमान है। तो क्या ये शीतलहर और बर्फबारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? हाँ, आप कह सकते हैं। ये दोनों एक ही बड़ी मौसम प्रणाली का हिस्सा हैं। देखिए, जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो वहां से चलने वाली बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ आती हैं और यहाँ तापमान को और गिरा देती हैं। बिल्कुल, जिससे शीतलहर की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ये एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। और इसी चेन रिएक्शन में एक और कड़ी है, कोहरा। बुलेटिन में मैंने देखा पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा में 6 से 10 दिसंबर तक सुबह के समय घने कोहरे यानी डेंस फॉग की चेतावनी है। कोहरे का जिक्र आते ही मेरे दिमाग में तो सबसे पहले ट्रेन और फ्लाइट्स का लेट होना आता है। और वो इसका सबसे बड़ा और सीधा असर है भी। घना कोहरा हम तब कहते हैं जब विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाती है। 50 मीटर बस? जी। अब आप सोचिए, सड़कों पर, रेलवे ट्रैक्स पर या रनवे पर अगर 50 मीटर से आगे कुछ दिखाई ही ना दे तो क्या होगा? सब कुछ थम सा जाता है। ट्रेनें घंटों लेट होती हैं, फ्लाइट्स डाइवर्ट या कैंसिल हो जाती हैं। इसका सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन को आर्थिक नुकसान होता है। सब्जियां, फल, दूसरे जरूरी सामान सब शहरों तक पहुंचने में देरी होती है। सही कहा। और इसका एक मानवीय पहलू भी तो है। शहरी इलाकों में, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में, जो लोग बेघर हैं या जिन्हें रोज बाहर निकलकर काम करना पड़ता है, उनके लिए तो ये शीतलहर और कोहरा जानलेवा हो सकता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं रह जाती, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बन जाती है। प्रशासन को रैन बसेरों का इंतजाम करना पड़ता है, गर्म कपड़ों का इंतजाम करना होता है। तो उत्तर भारत में इस वक्त ठंड, बर्फबारी और कोहरा एक तरह से विंटर का पूरा पैकेज डील चल रहा है। तो ये तो हुई उत्तर भारत की कहानी, जो पूरी तरह से ठंड और कोहरे में लिपटी हुई है। लेकिन जब मैं बुलेटिन में नीचे की तरफ देखती हूँ तो सच में ऐसा लगता है जैसे मैंने चैनल बदल दिया हो और मानसून का कोई शो चल रहा हो। दक्षिण में तो कहानी 180 डिग्री अलग है ना? 180 डिग्री भी शायद कम होगा। दक्षिण भारत में कहानी बिल्कुल उलट है।
दक्षिण तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और ये सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। पुडुचेरी, केरल, तटिया आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी गरज और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। दिसंबर में? हाँ, दिसंबर के महीने में इस तरह की बारिश सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। मुझे यही बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है कि दक्षिण में इतनी बारिश हो रही है, जबकि दिसंबर का महीना तो मानसून का होता नहीं। तो ये नमी आ कहां से रही है? क्या समुद्र में कोई नया सिस्टम बन गया है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ये नमी समुद्र से ही आ रही है और इसीलिए बुलेटिन में मछुआरों के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की गई है। उन्हें दक्षिण पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप और केरल कर्नाटक के तटों के पास समुद्र में जाने से साफ साफ मना किया गया है। और ये चेतावनी सिर्फ बारिश की वजह से तो नहीं होगी, कुछ और भी होगा? नहीं, असल खतरा बारिश, तेज हवा और ऊंची लहरों का जानलेवा कॉम्बिनेशन है। बुलेटिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का जिक्र है। अच्छा। जिनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। जब इतनी तेज हवा चलती है तो समुद्र में बहुत ऊंची और खतरनाक लहरें उठती हैं। ऐसी स्थिति में छोटी नाव का पलटना लगभग तय होता है। ओह। इसीलिए ये चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एक तरफ उत्तर भारत के किसान पाले से परेशान हैं और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के मछुआरे समुद्र में नहीं जा पा रहे हैं। दोनों की रोजी रोटी पर मौसम की सीधी मार पड़ रही है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबसे बड़ा है, ये हो कैसे रहा है? एक ही देश में मौसम के ये दो अलग अलग चेहरे क्यों हैं? बुलेटिन में कुछ भारी भरकम शब्द है, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ। मुझे लगता है कि हमारी पहेली का जवाब इन्हीं में छिपे हैं। बिल्कुल, ये तीन ही वो अपराधी हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे थे। चलिए एक एक करके इनकी पहचान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की ठंड के सबसे बड़े जिम्मेदार, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। हाँ, ये नाम हम सर्दियों में बहुत सुनते हैं। आसान भाषा में ये है क्या चीज? आप पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से आने वाला एक मौसम का कुरियर समझ सकते हैं। मौसम का कुरियर? दिलचस्प है। जी, ये हवा का एक ऐसा सिस्टम है जो वहां से नमी उठाकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होता हुआ भारत पहुंचता है। जब ये नमी से भरा कुरियर हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों से टकराता है तो उसे ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठते ही हवा ठंडी होती है और अपनी सारी नमी बर्फ और बारिश के रूप में पहाड़ों पर गिरा देती है। और फिर मैदानों में ठंड बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और इसके पीछे पीछे जो ठंडी सूखी हवा आती है वो मैदानों में शीत लहर ले आती है। तो उत्तर की बर्फबारी और ठंड का असली खिलाड़ी यही है। अच्छा, तो ये पश्चिमी विक्षोभ ही असली खिलाड़ी है। और बुलेटिन में चक्रवाती परिसंचरण का भी जिक्र है, एक पूर्वी बांग्लादेश के पास और दूसरा उत्तर पश्चिम यूपी पर। क्या ये भी पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही हैं? ये थोड़े अलग हैं। अगर पश्चिमी विक्षोभ एक अंतर्राष्ट्रीय कुरियर है तो चक्रवाती परिसंचरण या साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक लोकल मौसम का चक्का है। लोकल मौसम का चक्का? हाँ, मतलब ये हवा के घूमने वाले सिस्टम होते हैं जो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते, जमीन से लगभग 1.5-2 किलोमीटर ऊपर। ये स्थानीय नमी को एक जगह इकट्ठा करके मौसम को प्रभावित करते हैं, जैसे कोहरा बनाना या कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी करना। ये पश्चिमी विक्षोभ जितने ताकतवर नहीं होते, लेकिन स्थानीय मौसम में छोटी मोटी गड़बड़ी जरूर करते हैं। समझ गई। तो पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण उत्तर के मौसम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर दक्षिण में जो मानसून जैसी बारिश हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? जरूर ये ट्रफ ही होगा। एकदम सही पकाया आपने। दक्षिण भारत का मौसम इस ट्रफ के कब्जे में है। एक ट्रफ को आप आसमान में एक अदृश्य नदी की तरह समझ सकते हैं। अदृश्य नदी? जी, ये एक ऐसा लंबा रास्ता होता है जहां हवा का दबाव अपने आसपास के इलाके से कम होता है। कम दबाव होने की वजह से ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है और समुद्र से नमी वाली हवा को अपनी ओर खींचता है। ये ट्रफ इस वक्त दक्षिण पूर्व अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है और दोनों समुद्रों से नमी खींचकर दक्षिण भारत के ऊपर पहुंचा रहा है। ओह, तो दोनों तरफ से नमी आ रही है। हाँ, और जब इतनी सारी नमी एक जगह जमा होती है तो नतीजा होता है भारी बारिश, गरज और तूफानी हवाएं। वाह, क्या शानदार तरीके से समझाया है। तो हमारे पास 3 सिस्टम है। पश्चिमी विक्षोभ, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो ठंड ला रहा है, चक्रवाती परिसंचरण जो लोकल लेवल पर छोटी मोटी हलचल कर रहा है, और ट्रफ जो आसमान की एक नदी है और दक्षिण में बाढ़ ला रही है।
ये तीनों मौलिक रूप से अलग अलग घटनाएं हैं, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों सिस्टम एक ही समय पर लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। मतलब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। उत्तर का मौसम और दक्षिण का मौसम, इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ये ऐसा है जैसे एक ही घर की दो मंजिलों पर दो अलग अलग फिल्में चल रही हों। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो उत्तर में इतनी ठंड और दक्षिण में इतनी बारिश के बीच मध्य भारत का क्या हाल है? जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, ये तो एक शांत द्वीप जैसे लग रहे हैं। ऐसा क्यों है कि ये दोनों ताकतवर सिस्टम इसे मतलब छूकर निकल रहे हैं? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। इसे समझने के लिए हमें इन सिस्टम्स के प्रभाव क्षेत्र यानी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को देखना होगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत पर होता है क्योंकि उसका रास्ता वही है, और दक्षिण का ट्रफ अपनी जगह पर स्थिर है। मध्य भारत इन दोनों के बीच एक तरह के न्यूट्रल जोन में है। अच्छा, एक न्यूट्रल जोन। हाँ, हालांकि बुलेटिन में एक छोटा सा संकेत है। महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उत्तर की ठंड धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकने की कोशिश कर रही है। हाँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और उसका असर बहुत कम हो जाएगा। जब तक ये ठंडी हवाएं महाराष्ट्र पहुंचेंगी, उनकी ताकत काफी कम हो चुकी होगी। लेकिन गुजरात में देखिए, अगले 7 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी तापमान लगभग स्थिर है। ये दिखाता है कि ये मौसम प्रणालियां कितनी केंद्रित और शक्तिशाली हैं। मध्य भारत फिलहाल इन दोनों के सीधे प्रभाव से बचा हुआ है, जैसे दो बड़ी लड़ाइयों के बीच एक शांत मैदान हो। तो इस पूरे विश्लेषण से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 5 दिसंबर 2025 का दिन भारत के लिए मौसम की दो अलग अलग दुनियाओं का दिन है। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, पाले और कोहरे के लिए तैयार हो रहा है, तो दक्षिण भारत भारी बारिश और तूफानी हवाओं का सामना कर रहा है। और इसका मुख्य निष्कर्ष ये है कि ये सिर्फ तापमान का ऊपर नीचे होना नहीं है। इसके पीछे पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ जैसी जटिल वैज्ञानिक प्रणालियां हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों को बिल्कुल अलग तरीके से प्रभावित कर रही हैं। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये भारत की एक बड़ी सच्चाई को दिखाता है। हमारा देश मौसम के लिहाज से एक ही समय में कई अलग अलग दुनियाओं में जीता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी योजनाएं भी एक जैसी नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारी आपदा प्रबंधन की योजनाएं, हमारी कृषि की योजनाएं और यहाँ तक कि हमारी ऊर्जा की जरूरतों की योजनाएं भी एक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बनानी होंगी। सही बात है। उत्तर को सूखा राहत नहीं, गर्म आश्रय चाहिए, जबकि दक्षिण को उसी समय बाढ़ नियंत्रण और समुद्री तूफानों से बचने की जरूरत पड़ सकती है। ये हमें सिखाता है कि एक देश एक मौसम की धारणा भारत पर लागू नहीं होती। ये बुलेटिन हमें एक दिन की तस्वीर दिखाता है और इसने मुझे एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हम एक ही दिन में देश के दो कोनों में दो चरम मौसमी घटनाएं देख रहे हैं। एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ बेमौसम भारी बारिश। क्या भविष्य में बदलती जलवायु के साथ हमें ऐसी चरम घटनाएं और भी ज्यादा और अधिक तीव्रता के साथ देखने को मिलेंगी? ये आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और वैज्ञानिक मॉडल इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से मौसम की चरम घटनाएं बढ़ेंगी। हो सकता है कि भविष्य में ये विरोधाभास और भी ज्यादा देखने को मिले, कहीं सूखा और भीषण गर्मी तो कहीं अप्रत्याशित बाढ़ और ठंड। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके लिए न केवल हमारी सरकारों को बल्कि समाज के तौर पर हम सभी को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे पानी, हमारे भोजन और हमारे जीवन जीने के तरीके पर पड़ेगा।